Good morning and Jai Hind, all the students. Today we'll learn a new chapter, that is state of matter. So how many chapters have you been taught? Number 1, basic concept of chemistry. Basic concept of chemistry. And second chapter was atom. And third chapter was periodic table, and fourth chapter was chemical bonding. That is completed. Chemical bonding. And now we are studying chapter number 4. That is what? The state of matter. The state of matter. So here this is chapter 4. Chapter 5. In chapter 5 we will study about the state of matter. So let us see, the state of matter is a very common concept and must be known to you people. So what is the state of matter? There are how many state of matters are that you have studied in class 9th. So say state of matter, number 1 solid, and second one is your liquid, third one is your gas, and fourth one is your plasma, and fifth one is your Bose-Einstein condensate. ये they are the states of matter. Normal states of matter जो हम लोग पढ़ते हैं, ये 5 states of matter है, लेकिन हम लोग पढ़ते कितना है? हम लोग पढ़ते 3 states of matter को ही. ये जनरल सब common state of matter. तो हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो इन्हीं किसी के ऊपर, सॉलिड, लिक्विड और गैस के ऊपर ही है. ये नीचे का स्टेट ऑफ मैटर जो हम देख रहे हैं, ये अनकॉमन स्टेट ऑफ मैटर है. इसके बारे में बहुत, ये हमारे सिलेबस में नहीं, तो क्या आउट ऑफ सिलेबस है, इसको हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन जानना है. आउट ऑफ सिलेबस, इसको पढ़ना नहीं है, लेकिन इस स्टेट ऑफ मैटर को हमको जानना है. अब हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में. जो कुछ भी हमने पढ़ा है पीछे उसे पढ़ते हैं. तो सॉलिड के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा है. ये सॉलिड के फीचर्स क्या है, आपने इसको पढ़ा है. तो सॉलिड का फीचर जो है वो ये है कि इट हैज फिक्स्ड शेप एंड साइज. फिक्स्ड शेप एंड साइज है. इसके बाद दूसरा कैरेक्टर क्या है इसकी? दूसरा कैरेक्टर है इसका फिक्स्ड वॉल्यूम. इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है. और तीसरा कैरेक्टर जो इसका सेकेंडरी कैरेक्टर है, आप इसको सेकेंडरी मान सकते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर है, और ये है रिजिडिटी. वास्तव में फिक्स्ड शेप एंड साइज को ये डिफाइन कर रहा है रिजिडिटी. ये इसी से निकला हुआ है कैरेक्टर, इसलिए इसको मैंने सेकेंडरी लिखा. अगर रिजिडिटी नहीं होगी तो उसका शेप एंड साइज आप बिगाड़ सकते हो, और जब रिजिडिटी है तभी ये शेप और साइज बना हुआ. तो रिजिडिटी जो है कहीं ना कहीं इसी में कॉन्टेंट है, लेकिन अलग से हमने लिख दिया कि आप इसको अलग से जानेंगे सेकेंडरी कैरेक्टर. अब हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे. तो ऑन मॉलिक्यूलर लेवल पर इस बात को समझने का प्रयास किया जाए कि मॉलिक्यूलर लेवल पर यह बात कैसे सही है. तो फिक्स शेप एंड साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स. इसमें जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है. तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसका शेप एंड साइज क्या है? फिक्स है. सेकेंड प्रॉपर्टी जो इसकी है फिक्स्ड वॉल्यूम. तो फिक्स्ड वॉल्यूम के होने का क्या कारण है? तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज फिक्स्ड. इसका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो फिक्स होता है, इसलिए इसकी वॉल्यूम क्या है? फिक्स है. अब
हम लोग लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं और लेट अस स्टार्ट फ्रॉम स्टेट लिक्विड। लिक्विड में जिस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं आप जानते हैं, दे आर फ्रॉम क्लास 9। लिक्विड के बारे में आपने पढ़ा है और ये क्लास 9 में करेंगे आपको। एक टर्म होता है फ्लूइड, इसे आप देखिए फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? विच कैन फ्लो, विच कैन फ्लो, विच कैन फ्लो, जो फ्लो करता है वो फ्लूइड है। तो लिक्विड क्या है? इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड में दो पदार्थ आएंगे आपको, एक आएगा लिक्विड क्योंकि लिक्विड फ्लो करता है, और दूसरा आएगा गैस, ये भी फ्लो करता है। क्योंकि लिक्विड भी फ्लो करती है, गैस भी फ्लो करता है, और इसलिए ये फ्लूइड के पार्ट्स माने जाते हैं। ये टर्म्स कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो लिक्विड का कैरेक्टर क्या है? लिक्विड का कैरेक्टर यह है कि दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज, दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, इसका फिक्स शेप एंड साइज नहीं होता। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें क्या है? दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, की वॉल्यूम फिक्स है। अब हम लोग इन दोनों बातों को मॉलिक्यूलर लेवल पर समझने का प्रयास करेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल पर इसकी व्याख्या क्या हो सकती है। तो एक्सप्लेनेशन ऑन मॉलिक्यूलर बेसिस, एक्सप्लेनेशन ऑन मॉलिक्यूलर बेसिस, ऑन मॉलिक्यूलर बेसिस, मॉलिक्यूलर बेसिस पर इसका व्याख्या क्या हो। तो इस पॉइंट को अगर हम कहें कि दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज, तो रीजन क्या है? दैट द इंटरपार्टिकल फोर्स इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, द इंटरपार्टिकल फोर्स इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इज नॉट very strong, very strong, but not too, but not so weak, but not so weak, but not so weak to allow the particles go away, to allow the particles go away, particles go away। अब इसका इंटरपार्टिकल फोर्स जो है काफी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं होता कि पार्टिकल जो है एक दूसरे से दूर चले जाए, ये संभव नहीं। उनकी फ्लूइडिटी निश्चित होती है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पार्टिकल एक पार्टिकल से काफी दूर नहीं जा सकता, उसकी सीमा तय है। दूसरे बात की व्याख्या देखते हैं, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ये क्या है? They have fixed interparticle space. The distance, they have fixed molecular distance. Fixed molecular distance. ये molecular distance जो है वो इनका फिक्स है, ये इसकी वजह है। अब आते हैं स्टेट नंबर 3 पे, जो हमारा गैस है, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ फ्लूइड। गैस भी फ्लूइड का एक पार्ट है। गैस क्या? गैस इज फ्लूइड, फ्लूइड गैस है, भी एक फ्लूइड है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? नॉट फिक्स्ड शेप एंड साइज, नॉट फिक्स्ड शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। सेकेंड, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम। ये अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? एक्सप्लेनेशन ऑन मॉलिक्यूलर लेवल, एक्सप्लेनेशन ऑन मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या है? पहला, इस पॉइंट का व्याख्या है कि गैसेस particles have zero interacting force, interacting force। इसके पास जो
फोर्स है वो जीरो होता है, कोई फोर्स इसमें काम नहीं करता है। नॉट फर्स्ट फिक्स्ड वॉल्यूम, रीजन क्या? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज नॉट फिक्स्ड, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज नॉट फिक्स्ड, पार्टिकल डिस्टेंस इज नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। ये गैस की प्रॉपर्टी है। आगे चल के हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसे हम लोग एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो एब्सोल्यूट जीरो के कॉन्सेप्ट के बाद से स्टेट ऑफ मैटर को समझने में कुछ नया टूल्स हमको लगा। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, ये समझिए, उसके बाद चीजें समझ में आएंगी। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो क्या है? तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो, द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, the hypothetical temperature at which the volume of a gas, at which the volume of a gas becomes zero is called absolute zero, is called absolute zero, absolute zero। अब ये टेम्परेचर कितना टेम्परेचर है? इस टेम्परेचर को हम जानते हैं न्यूमेरिकली this temperature is -273 degrees centigrade, existing nowhere in the universe, existing nowhere in the universe, nowhere in the universe। ये टेम्परेचर यूनिवर्स में कहीं भी नहीं पाया जाता, is not present in any part of the universe, -273 degrees centigrade temperature। तो -273 degree centigrade temperature is existing nowhere in the universe, and let us try to see the things once more। ये टेम्परेचर कहीं भी नहीं। तो इस कंडीशन में किसी भी पदार्थ, यहां से जो थ्योरी निकल के आई वो थ्योरी है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। नाउ लेट अस ट्राई टू सी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि हर एक पदार्थ के पास, चाहे उसका जो भी स्टेट हो, उसके पास दो प्रकार की एनर्जी होती है। तो एनर्जी किसी भी पदार्थ में कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। तो all substance, all state of matter, all states of matter has two kind of energies, has two kind of energies, two kind of energies। हर एक स्टेट ऑफ मैटर में दो प्रकार की एनर्जी होती है। ये whatever the two types of energies they are having, one is called what is called interparticle energy, interparticle energy, that is your potential energy, and second type of energy is your thermal energy। हर एक स्टेट ऑफ मैटर में थर्मल एनर्जी होती है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन के कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती है।
तो हर स्टेट ऑफ मैटर के पास दो प्रकार की एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है और एक आपका थर्मल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है? दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी ये ध्यान में रखना है, जो पार्टिकल्स को बांध के रखती है। और थर्मल एनर्जी क्या है? थर्मल एनर्जी causes rectilinear motion, causes rectilinear motion in particles, particles में rectilinear motion ये पैदा करता है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो इनकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी किस रूप में दिखेगी, इसको बोर्ड पे दिखा रहा हूं। If we are talking about solid, liquid, gas, then let's see the condition. सॉलिड के पास जब आप देखेंगे ये सॉलिड है, तो सॉलिड में इंटर पार्टिकल एनर्जी ज्यादा होती है, इनमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अट्रैक्शन ज्यादा होने के साथ इसमें क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। और इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें, थर्मल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा। यहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम ड्यू टू लेस थर्मल एनर्जी, ड्यू टू लेस थर्मल एनर्जी। इसमें थर्मल एनर्जी के कम होने के कारण इसका काइनेटिक एनर्जी क्या कम होगा। अगर हम लोग लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड के पास जो चीज मिलेगी, लिक्विड में क्या, लिक्विड में जो है मीडियाकर पोटेंशियल एनर्जी होगी और मीडियम काइनेटिक एनर्जी होगी, मानी इससे ज्यादा होगी। तो अगर हम बात करें थर्मल एंड काइनेटिक एनर्जी का, तो ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक लिंक स्टेट और उसको डिस्कस करते हैं गैस के साथ। गैस के पास चूंकि इंटर पार्टिकल फोर्स नहीं होता, कम होता है या नहीं होता मान लिया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या, पोटेंशियल एनर्जी इसकी मिनिमम होगी। क्यों मिनिमम है? क्योंकि इसका अट्रैक्शन बहुत कम है और इसमें थर्मल एनर्जी ज्यादा है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या, काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इसको लिखते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो एरर्स देखिए, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, states of matter in increasing order of potential energy की इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्टेट ऑफ मैटर क्या हो, गैस की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, इसके बाद लिक्विड आता है और लिक्विड के बाद सबसे ज्यादा कौन आएगा, सॉलिड आएगा। इसके बाद हम स्टेट्स ऑफ मैटर को सजाते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर को सजाते हैं हम लोग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्या, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी, इसके बाद लिक्विड की एनर्जी, इसके बाद क्या होगी, गैस की एनर्जी, गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। तो यहां हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये बताते हैं कि थर्मल एनर्जी का लेवल क्या है। तो प्रेजेंस ऑफ थर्मल एनर्जी पर भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, state of matter
in increasing amount of thermal energy, in increasing amount of thermal energy, थर्मल एनर्जी के इंक्रीजिंग अमाउंट पर हम लोग इसको देखें। तो सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी किसके पास है? यहां सॉलिड की थर्मल एनर्जी सबसे कम है, लिक्विड की थर्मल एनर्जी ज्यादा है, और गैस की थर्मल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। ये जो आइडिया विकसित हुआ, यही आइडिया चेंज इन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चेंज इन स्टेट कैसे हो? थर्मल एनर्जी बढ़ाने से हो। देखते हैं चेंज इन स्टेट only by supplying heat, हीट को आप सप्लाई करोगे तभी चेंज इन स्टेट आपको मिलेगा। तो यहां हम लोग सॉलिड को अगर गर्म करते हैं, सॉलिड को अगर हीट करते हैं तो क्या बनेगा? ये लिक्विड को हीट करेंगे तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा गैस। ठीक है, अब इसी को आप बैक कीजिए, तो गैस को अगर कूल करोगे तो क्या मिल जाएगा? लिक्विड। और लिक्विड को गैस को कूल किया, लिक्विड मिला, और लिक्विड को कूल करोगे तो क्या मिल जाएगा? तो मिल जाएगा हमको सॉलिड। तो स्टेट ऑफ मैटर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर वो हीट, ये हमने देखा। और tomorrow we will study more about this concept. For the time being, okay, thanks for watching the video. अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इसके माध्यम से हम समझने में कामयाब हो रहे हैं, तो एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।